हाल ही में पॉस अधिनियम यानी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध निदान अधिनियम 2013 ने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अधिनियम के बारे में यदि जाने, यह अधिनियम विशाखाबाद जो विशाखा केस हुआ था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप है, जिन्हें विशाखा दिशा निर्देश के रूप में जाना जाता है। और विशाखा दिशा निर्देश क्या है? तो इस निर्णय विशाखा दिशा निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त समानता और गरिमा के साथ जीने के अधिकार के आधार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी दिशा निर्देश जारी किए थे। इन दिशा निर्देशों में शामिल है लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा, व्यक्ति के स्थान पर संस्था पर जवाबदेही सौंपना, लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम को प्राथमिकता देना, शिकायत निवारण के लिए अभिनव समाधान का प्रावधान करना। पॉस अधिनियम के बारे में, यह अधिनियम विशाखाबाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप है। इस कानून का उद्देश्य लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त कार्य दशा सुनिश्चित करके कार्यस्थल पर महिलाओं की समानता का अधिकार सुनिश्चित करना है। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या क्या है? तो अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, सबसे पहले है परिभाषाएं। पीड़ित महिला, एग्रीवेट वुमेन, इसमें वे सभी पीड़ित महिलाएं शामिल हैं जो नियमित, अस्थायी, तदर्थ रूप में या दैनिक मजदूरी पर कार्य करती हैं तथा कार्यस्थल पर जाती हैं। इनमें छात्राएं भी शामिल हैं। कार्यस्थल पर, दूसरी बात है कार्यस्थल, इसमें सरकारी संगठन, एनजीओ, घर, निजी कंपनियां, सरकारी शैक्षणिक संस्थान, फार्म आदि शामिल है। नेक्स्ट है कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। इसमें कई प्रकार के आवांछित कृत्य शामिल किए गए हैं, जैसे कि शारीरिक संपर्क और यौन प्रस्ताव, सेक्सुअल फेवर की मांग और अनुरोध करना, महिला कर्मी पर अभद्र और कामुक टिप्पणियां करना, महिला कर्मी को अश्लील और सेक्सुअल कंटेंट दिखाना। तो कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न किस किस चीज को माना जाएगा? पहला है शारीरिक संपर्क या यौन प्रस्ताव देना, शारीरिक संपर्क बनाना या फिर यौन प्रस्ताव बनाना, यौन प्रस्ताव देना, सेक्सुअल फेवर की मांग करना या फिर अनुरोध करना, महिला कर्मी पर अभद्र और कामुक टिप्पणियां करना, महिला कर्मी को अश्लील और सेक्सुअल कंटेंट दिखाना। तो अब इनका क्या कर सकते हैं? ये जो यदि किसी केस स्टडी में इस प्रकार के मामले आते हैं तो उसमें हम पॉस एक्ट को कोट कर सकते हैं। इसके बाद है नियोक्ताओं के दायित्व को भी इसमें निर्धारित किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और ये आयोजित कौन करवाएगा? तो जो एम्प्लॉयर है, उस कंपनी के मालिक है, उनके द्वारा या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा। प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्यवाही का विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। शिकायत निवारण समितियां, सभी शिकायत निवारण समितियों में कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। आंतरिक शिकायत समिति, तो सबसे पहले क्या है, सभी शिकायत निवारण जो भी समितियां बनेंगी उनमें 50% सदस्य क्या होना चाहिए? महिलाएं, ताकि महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। और यदि समितियों में महिलाएं होंगी तो महिलाओं को शिकायत करने में, अपनी उत्पीड़न संबंधी शिकायत करने में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है। अब इसके बाद है आंतरिक शिकायत समिति की बात करें। आंतरिक शिकायत समिति नियोक्ताओं के लिए यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए प्रत्येक कार्यस्थल पर आईसीसी का गठन करना आवश्यक है। इस समिति का अध्यक्ष कार्यस्थल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों में से वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत कोई महिला होगी। इसके बाद है स्थानीय शिकायत समिति। राज्यों को प्रत्येक जिले में एलसीसी का गठन करना होगा। यह समिति 10 से कम कर्मचारियों वाले संगठनों से प्राप्त शिकायतों को दर्ज करेगी या नियोक्ताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतें दर्ज करेगी। इसके बाद है शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया। कोई भी पीड़ित महिला यौन उत्पीड़न के खिलाफ लिखित शिकायत घटना की तारीख से 3 माह के भीतर दर्ज करा सकती है। यह अवधि और 3 माह तक बढ़ाई जा सकती है। दंड, यदि कोई नियोक्ता आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने में विफल रहता है और कानून के किसी अन्य प्रावधान का पालन नहीं करता है तो उस पर 50,000 रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है। किस पर? नियोक्ता पर। यदि कोई नियोक्ता अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है तो उस पर 50,000 रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है। अब फाइनली हम देखते हैं पॉस अधिनियम की उपलब्धियां क्या हैं, या फिर अभी तक इसका यदि हम मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन में 2 चीजें देखी जाती हैं कि अभी तक इसकी क्या उपलब्धियां या फिर सफलताएं रही हैं, और दूसरी तरफ अभी इससे जुड़े कौन कौन से मुद्दे हैं। तो सबसे पहले सफलताएं क्या है? लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है।
जैसे कि अभी दृष्टि का मामला था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 2014 से 17 तक दर्ज मामलों की संख्या में 54% की वृद्धि हुई है। इसके बाद है महिला सशक्तिकरण। तो इस अधिनियम से महिला सशक्तिकरण कैसे हुआ है? इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कानूनी संरक्षण से महिलाओं के लिए सुरक्षित और अधिक अनुकूल कार्यस्थल माहौल बनाने में मदद मिली है। इससे उन्हें अधिकारों का बेहतर उपयोग करने की सुविधा प्राप्त हुई है। तो इन सबसे फाइनली क्या हुआ है? महिला सशक्तिकरण हुआ है। नेक्स्ट क्या है? नियोक्ताओं की जवाबदेही में वृद्धि हुई है। अब कैसे वृद्धि हुई है इस कानून से? इस अधिनियम को लागू करने में नियोक्ताओं की भूमिका पर बल दिया गया है। इस अधिनियम के अनुसार कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य माहौल तैयार करना नियोक्ताओं की जिम्मेदारी है। इसके बाद है जागरूकता में वृद्धि। पॉस अधिनियम पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक हैंडबुक और प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी किया है। ऐसी पहलों से महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने में मदद मिली है। इसके बाद नेक्स्ट है अधिनियम के कार्यान्वयन में मौजूदा चुनौतियां। सबसे पहले है आईसीसी का गठन नहीं करना। तो बहुत सारी फर्म क्या करती हैं? आईसीसी का गठन नहीं करती। इवन कई मंत्रालयों में भी अभी तक आईसीसी का गठन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार देश के कई राष्ट्रीय खेल संघों में अभी तक, खासकर अभी जो हम देखें नेशनल रेसलिंग फेडरेशन का जो मामला है, उसमें भी अभी तक नेशनल रेसलिंग फेडरेशन NWF में आईसीसी का गठन नहीं किया गया था। तो पहला मुद्दा क्या है? आईसीसी का गठन ना होना। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार देश में कई राष्ट्रीय खेल संघों में अभी तक आईसीसी का गठन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक शिकायत समिति द्वारा पॉस अधिनियम को लागू करने में गंभीर कमियों और अनियमितताओं को उल्लेख किया है। निगरानी का अभाव। सरकार ने 2019 में संसद को सूचित किया कि वह कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों का कोई केंद्रीकृत डेटा नहीं रखती है। इसके बाद है सभी महिलाओं द्वारा कानून का उपयोग नहीं कर पाना। तो एक समस्या है। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाली, खासकर जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जहां पर कोई एक औपचारिक व्यवस्था नहीं होती, वहां पर कार्य करने वाली महिलाएं इस कानून का उपयोग नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वहां पर कोई ऑफिशियल नियोक्ता नहीं होता, इसलिए उनकी जवाबदेहिता भी नहीं होती है। और जो पॉस सेक्टर है वो मुख्यतः जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहां पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। गौरतलब है कि भारत में 80% कामगार महिलाएं इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करती हैं। तो जो एक्ट बन के आया वो किस सेक्टर में सुरक्षा प्रदान करता है? फॉर्मल सेक्टर में, जबकि महिलाओं का अधिकांश प्रतिशत इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। इसके बाद है मामलों की रिपोर्टिंग कम है। रोजगार खोने की भय, ठोस सबूत की आवश्यकता जैसे कारणों से तो रोजगार खोने का भय होता है महिलाओं में, और कई बार ठोस सबूतों की आवश्यकता जैसे प्रावधानों के कारण यौन उत्पीड़न की सभी घटनाओं की शिकायत नहीं हो पाती। और दूसरी बात क्या है? महिलाओं में डियरिंग, अवेयरनेस और उनके लिए सपोर्ट सिस्टम, इन सभी चीजों की भी कमी है। इसके अलावा कानून में स्पष्टता का अभाव है। तो ये क्या होगी? तकनीकी खामी होगी। और इसमें क्या है? यौन उत्पीड़न के मामले की शिकायत किसके पास दर्ज कराई जाए, इसके बारे में जागरूकता का अभाव है। साथ ही इस तरह के मामले में पूछताछ की कार्यवाही कैसे की जाए, इस संबंध में भी स्पष्टता का अभाव है। किसके पास शिकायत दर्ज कराई जाए और किस प्रकार से इसमें कार्रवाई की जाए, इन दोनों के संदर्भ में जागरूकता का अभाव है। आगे की राय क्या हो सकती है? कानून लागू करने में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो करना। विशाखा गाइडलाइन के निर्देश वो भी पूर्णतः लागू नहीं हुए, तो उनको भी फॉलो किया जा सकता है। बाकी इसी कानून के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने, जो पॉस एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, और उन दिशा निर्देशों को लागू करना। जैसे पहला क्या है? सरकारी संगठनों, प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संस्थानों, निकायों आदि में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसे सत्यापित करने के लिए समय सीमा के भीतर निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। नियोक्ताओं को अपने यहाँ गठित समिति का विवरण अपनी वेबसाइट पर डालना चाहिए।
इसके बाद है अधिकारियों नियोक्ताओं को अपने यहाँ गठित समिति के सदस्यों के कौशल को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से ओरिएंटेशन कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। इसके बाद है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हो गए, इन्हें तो लागू करना ही करना है। इसके बाद है तकनीकी मदद, रिपोर्टिंग और शिकायत के निवारण में गोपनीयता बरतना। तो सबसे पहले है जो भी मामलों की रिपोर्टिंग होती है उसमें गोपनीयता, ताकि जिस व्यक्ति पर आरोप लगे उसकी छवि भी सुरक्षित रहे और महिलाओं, जो महिला पीड़ित महिला है तो उसकी सुरक्षा का भी प्रश्न ना उठे। ठीक है। इसके अलावा है साक्ष्य को सुरक्षित रूप में दर्ज करने के मामले में तकनीकी समाधानों की मदद ली जानी चाहिए।